हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है दिन पर दिन, यानी जनसंख्या वृद्धि के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसको नियंत्रित करने के, इस पर कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझने वाले हैं, कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं या कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। तो कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पहला नंबर तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि के इंपोर्टेंट कारणों में आपको याद रखना है, पहला जो इंपोर्टेंट कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। तो आप ये बताइए कि जन्म दर का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट। अगर किसी स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या में तो वृद्धि होगी ही ना। तो सीधी सी बात है कि जो जन्म दर में वृद्धि है, तो जन्म दर में अगर वृद्धि होगी तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या में भी क्या होती है, जन्म दर में अगर वृद्धि होती है तो जनसंख्या में भी क्या होती है, जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जन्म दर में वृद्धि, तो जन्म दर में वृद्धि होने से जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, जो जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या वही क्या है, जन्म दर है। तो जन्म दर का मतलब है कि जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या। ठीक, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में भी आप कह सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या क्या है, जन्म दर है। तो अगर जन्म दर में वृद्धि होती है, ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये पहला कारण आपको याद रखना। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या भी धीरे धीरे क्या होगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसके बाद आपको देखना है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निम्न मृत्यु दर। अब मान लीजिए किसी विशेष स्थान पे जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या ज्यादा है लेकिन मरने वाले प्राणियों की संख्या बहुत कम है। तो अगर प्राणी मरने वाले जो हैं उनकी संख्या अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि मरने वाले प्राणियों की संख्या कम हो रही है और जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या अगर ज्यादा हो रही है तो जनसंख्या में तो वृद्धि होगी ही। तो इसमें तो बहुत ज्यादा कोई लॉजिक भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जन्म दर के कौन कौन से कारण हैं। तो आपको पहला कारण बताना है जन्म दर में वृद्धि। तो अगर किसी स्थान विशेष में जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद निम्न मृत्यु दर, तो अगर कहीं पर मृत्यु दर निम्न है, मरने वाले प्राणियों की संख्या बहुत कम है, तो भी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए, आमतौर पे अगर अब के डेट में देखा जाए तो महिलाओं में जो प्रजनन दर है वो उच्च हो चुकी है। प्रजनन दर उच्च होने का मतलब यह है कि जो लड़कियां होती है वो प्रजनन की क्षमता के लिए बहुत कम उम्र में ही परिपक्व हो जाती हैं। तो अगर प्रजनन क्षमता उच्च होगी तो जाहिर सी बात है कि कम उम्र में ही लड़कियां जो है बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाती हैं। तो यह भी एक कारण है जनसंख्या में वृद्धि का। चौथा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है इमिग्रेशन। ठीक है, यानी आप्रवासन। आप्रवासन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्थान विशेष है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में मान लीजिए 100 स्पीसीज निवास कर रहे हैं। कितनी स्पीसीज, यहां पे अगर 100 स्पीसीज निवास कर रहे हैं, अब बाहर से मान लीजिए यहां पे 200 और स्पीसीज आकर के रहने लग जाएं, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, यहां पे क्या हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो 100 स्पीसीज पहले रह रही थी यहाँ पे 100 जातियां, और 200 जातियां अगर दूसरे कहीं जगह से और आकर के रहने लग जाए वहीं पे, तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई अचानक से। और अगर मान लीजिए यहाँ की 100 स्पीसीज किसी दूसरी जगह जाकर के रहने लग जाएगी, तो जहां पे जाकर के ये रहने लग जाएगी वहां पर भी क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अगर आप्रवासन का मतलब है कि किसी भी स्थान विशेष से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करना। ठीक है, तो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, या कोई भी माइक्रोब्स हो। तो अगर एनिमल्स भी मान लीजिए कोई भी मानव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करने लग गया या कि दूसरे स्थान से आकर के अगर किसी दूसरे स्थान पर रहने लग गया, तो भी इसे क्या बोलेंगे, आप्रवासन बोलेंगे। तो आप्रवासन का मतलब है कि जीवों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, यानी पलायन। तो
तो पलायन अगर होगा दूसरे स्थान से किसी स्थान पर्टिकुलर पर जीवों का, तो जाहिर सी बात है वहां पे जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है निरक्षरता और सामाजिक कुरीतियां। आप देखे होंगे हमारे परिवार समाज में आज भी कई सारी धार्मिक कुरीतियां जो है, कई सारी सामाजिक कुरीतियां जो है माइंड में लोगों के बैठी हुई है। अभी भी पब्लिक पूरी तरह से जागरूक जो है नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कई सारी मन में लोगों की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है, बच्चे जो है ईश्वर का देन है, तो उस ईश्वर के देन को समझ करके वो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे और कई सारे सामाजिक अंधविश्वास जो है, रूढ़ियां जो है मन में बिठाए रहते हैं, जिसके कारण मन में निरक्षरता पैदा होती है। ठीक है, तो इन निरक्षरताओं के कारण जो है, ना समझ पाने के कारण जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये ना समझ पाने के कारण लोग बाग फिर भी जनसंख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि के आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट कारण लिखना है। पहला है आपका जन्म दर में वृद्धि, तो आपको लिखना है कि जन्म दर में अगर वृद्धि होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अपेक्षाकृत कम या निम्न मृत्यु दर, तो अगर मृत्यु दर में कमी आएगी तो सीधी सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में आपको याद रखना है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जो मरने वाले प्राणियों की संख्या वो क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। फिर प्रवासन, प्रजनन दर का उच्च होना, अप्रवासन हो गया, और निरक्षरता, ये कारण आपको याद रखना है। ये सब इंपोर्टेंट कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण तो हमने देख लिया। अब हमको देखना है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अगर जनसंख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है तो इसके कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं या ऐसे कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है विवाह की आयु बढ़ाकर। ठीक है, अगर मान लीजिए लड़के और लड़कियां दोनों की अगर मान लीजिए विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाता है तो सीधी सी बात है कि इससे जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी जो लड़कों की आयु है वो कितनी होती है, 21 वर्ष होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़कियों की जो होती है, ठीक है, जो पुत्रियां होती है उनकी जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लड़कों की 21 वर्ष, ठीक है, जो पुत्र होते हैं उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो लड़कियां होती है, पुत्रियां होती है, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष। हालांकि इस पर सरकार का संशोधन भी चल रहा है। बहुत जल्द आपको इंक्रीज इसमें देखने को मिलेगा नंबर। जो पुत्र की आयु है वो 21 से बढ़ा करके 24 करने वाली है सरकार, शायद हो भी चुका होगा, इसको देखना पड़ेगा। तो 21 से बढ़ा करके सरकार 24 वर्ष करने वाली है बच्चों की आयु विवाह की, और जो बच्चियां हैं उनकी जो विवाह की आयु है वो 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत जल्द ही ये शायद पारित भी होगा। तो विवाह की आयु को बढ़ाकर, अगर विवाह की आयु बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत कम ही उम्र में शादी नहीं होगी, और जब टाइम से शादी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे भी कम पैदा होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही कम उम्र में शादी विवाह कर दिया जाता है तो इससे होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट कारण है जनसंख्या नियंत्रण का वो है विवाह की आयु को बढ़ाकर। दूसरा कारण है जन्म दर को कम करके। अगर जितने व्यक्ति जन्म लेने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या होती है वही है जन्म दर। तो अगर मान लीजिए जन्म दर को हम घटा दें, ठीक है, अगर जन्म दर में कमी आती है, ठीक है, जन्म लेने वाले प्रतिवर्ष प्राणियों की संख्या में अगर कमी आती है, जो जाहिर सी बात है जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, कमी होगी, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनसंख्या को अगर कम कर दिया जाता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को अगर जन्म दर को अगर क्या कर दिया जाता है, जन्म दर को अगर कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे जनसंख्या जो है नियंत्रित होगी। और अगर जन्म दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। तो जन्म दर को कम करना पड़ेगा, जिस कारण से जनसंख्या भी क्या होगी, नियंत्रित होगी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। ठीक है, तो जो भी समाज में धार्मिक अंधविश्वास व कुरीतियां व्याप्त है, इसके प्रति हमको जो है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हमको झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया में ही आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और चाइना को पीछे छोड़ते हुए हम लोग जो है जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 देश हम लोग बन चुके हैं। ठीक, चलिए, तो 3 इंपॉर्टेंट कारण है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो पहला है विवाह की आयु को बढ़ा करके, ठीक है, दूसरा है जन्म दर को कम करके हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, और तीसरा है शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। ठीक है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना है, ताकि इससे समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां व धार्मिक अंधविश्वास है इससे लोग पीछे हटे और उनको जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में बताइए, जिस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने से बचें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कारण है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर
लेना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान। इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले तो आपको समझना है कि कृत्रिम गर्भाधान है क्या, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, कोई भी मान लीजिए मेल है, ठीक, तो कोई भी मेल से हमको करना क्या है कि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित करना है। क्या करना है? किसी भी मेल से वीर्य को एकत्रित करना है और उस एकत्रित वीर्य को क्या करना है, उसे स्वच्छता पूर्वक किसी मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर तथा उचित समय में प्रविष्ट करा देना है, और यही क्रिया कहलाती है कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्य सेचन। जैसे मान लीजिए हमको अच्छे किस्म के बच्चों को डेवलप करना है या पैदा करना है, ठीक। मान लीजिए हम चाहते हैं कि अच्छा लंबा चौड़ा बैल जो है, अच्छा लंबा चौड़ा जो बछड़ा है वो पैदा हो। तो इसके लिए करना क्या है, हमको किसी ऐसे मेल, ऐसे बैल का वीर्य निकालना पड़ेगा जो कि अच्छा लंबा चौड़ा वाला होगा, ठीक है। तो हम उस बैल के अंदर से वीर्य को बाहर निकाल लेंगे कृत्रिम यंत्रों की सहायता से, ठीक। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी गाय माता है उनमें आप लोग देखें कि जो बछड़ा या जो आप देखेंगे गाय जो पैदा होने वाली होगी, उसमें आप क्या देखेंगे कि ऐसी किस्म जो है हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैल था, बैल अगर लंबा चौड़ा है और अगर हम चाहते हैं कि वैसे ही लंबे चौड़े बैल जो है उत्पन्न हो, तो हम क्या करेंगे, किसी भी गाय के अंदर उसके जननेंद्रिय में, मतलब जहां पे उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, नर के वीर्य को, ठीक है, जो भी बैल है उस बैल के वीर्य को कृत्रिम यंत्रों की सहायता से बाहर निकालेंगे और उसको फिर मादा की जननेंद्रिय में, मतलब जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होनी है उस जगह में प्रवेश करा देंगे, और सही जगह में, मतलब जब उनके अंदर ऊष्मा काल या हीट पीरियड वगैरह आता है जब फीमेल के अंदर, ठीक है, तो जब गायों के अंदर ऊष्मा काल आता है उस दौरान हम अगर प्रवेश करा देते हैं वीर्य को, तो उस दौरान निषेचन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीर्य के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ये चीज आपको पता है, और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, निषेचन, निषेचन के बाद बन जाएगा जाइगोट, और फिर वही प्रोसेस चलेगी जैसे ह्यूमन में आप लोग पढ़ चुके हैं, मानव में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि किसी भी नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकाल करके उसको किसी भी मादा की जननेंद्रिय में हम अगर उचित जगह पे सही टाइम पे प्रवेश कराते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम गर्भाधान। मतलब यहां पे हमने गर्भ का जो धारण कराया है गौ माता के अंदर, वो हमने कृत्रिम तरीके से कराया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान में क्या होगा कि नर से हम कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से वीर्य को एकत्रित करेंगे और फिर उस वीर्य को ले जाकर के किसी मादा के अंदर, किसी फीमेल के अंदर हम क्या कर देंगे, उसकी जननेंद्रिय में हम प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वहां पे निषेचन होगा जननेंद्रिय के अंदर, और फिर उसके बाद जाइगोट वगैरह बनेगा और शिशु का निर्माण होगा, ठीक है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या है कि कृत्रिम यंत्रों की सहायता से ये प्रक्रिया होगी, ठीक है, कृत्रिम यंत्रों की सहायता से होगी, और हम क्या करेंगे, कई सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों की सहायता से वीर्य को बाहर निकालेंगे और उस वीर्य को मादा की जननेंद्रिय में फिर प्रवेश करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम गर्भाधान। अब इस कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रोसेस है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मान लीजिए पुरुष और नर दोनों के मध्य संभोग की प्रक्रिया नहीं हुई, जैसे हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, गाय और बैल का, तो अगर मान लीजिए गाय और बैल के मध्य संभोग की प्रक्रिया नहीं हुई, यानी कि मैथुन की क्रिया अगर नहीं हुई, ठीक है, तो इससे होगा क्या, जब भी नर और मादा दोनों के लैंगिक अंग आपस में मिलते हैं तो दोनों के अंदर लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इस विधि में देखिए हमने क्या किया, हमने कृत्रिम यंत्रों की सहायता से नर के वीर्य को बाहर निकाला है। मतलब इस विधि में नर और मादा किसी भी प्रकार से आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो जब इस विधि में नर व मादा आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उनके अंदर लैंगिक बीमारियों का खतरा भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस विधि में मेल और फीमेल के आपस में मिलने की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो कृत्रिम गर्भाधान आपको समझ में भी आ गया होगा क्या होता है, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने गाय बैल का एग्जाम्पल आपको दिया, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुत्ता बिल्ली का ले सकते हैं, मानव का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हम किसी भी नर के वीर्य को बाहर निकालेंगे और फिर उसको मादा की जननेंद्रिय में, जैसे मादा में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, तो हम अंडवाहिनी में प्रवेश करा देंगे शुक्राणुओं को कृत्रिम विधियों के माध्यम से, तो भी निषेचन हो सकता है, ठीक है। तो ये विधि हम केवल जरूरी नहीं है कि गाय बैल के लिए करते हैं, ठीक है, स्पेशली मवेशियों के लिए ये विधि ज्यादा अपनाई जाती है। तो जो भी मवेशी वगैरह होते हैं, गाय हो गई, जैसे भैंस हो गई, इनके लिए ज्यादातर ये विधियां जो है अपनाई जाती है। तो सिंपल सी विधि है, इस विधि में हम किसी भी मेल से क्या करेंगे, शुक्राणु को बाहर निकालेंगे, यानी वीर्य को बाहर निकालेंगे। तो वीर्य के अंदर ही शुक्राणु होते हैं, तो वीर्य को कृत्रिम विधियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और फिर उसी वीर्य को मादा की जननेंद्रिय के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है सही समय पर, जिससे कि उनके अंदर निषेचन हो जाता है। और फिर जिस प्रकार
वीर्य की क्वालिटी होगी, वीर्य के अंदर जो जिस प्रकार का शुक्राणु होगा, वो शुक्राणु जिस प्रकार के जीव से आया होगा, तो जो संतान उत्पन्न होगी उसके अंदर उसी प्रकार के लक्षण भी दिखाई देंगे। इसके माध्यम से एक आप ऐसा भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय है और वो गाय ज्यादा मात्रा में दूध नहीं दे रही है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो गाय ज्यादा मात्रा में दूध देने लगे, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम ऐसे में किसी ऐसे मेल को लाएंगे, ठीक है, या प्रोटीन ही समझ लीजिए आपकी कोई गाय जो है ज्यादा प्रोटीन देने वाली है, ठीक है, या इसके अलावा आप किसी भी प्लांट किसी भी एनिमल्स का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें होगा क्या कि नर से हम कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकालेंगे और उसको मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा देना है, यही प्रक्रिया है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। तो इसमें कृत्रिम तरीके से हमने पूरी की पूरी प्रक्रियाएं की, इसलिए इसको हमने कृत्रिम गर्भाधान बोला। कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे महत्व या इंपोर्टेंस है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के कई सारे महत्व हैं। पहला महत्व तो यही है कि इसमें नर व मादा दोनों जो होते हैं ये आपस में मिलते नहीं हैं, जिस कारण से इनके अंदर लैंगिक बीमारियों का खतरा जो है बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान में हमने देखा कि नर व मादा के ना तो लैंगिक अंग मिलते हैं, ना तो नर मादा किसी प्रकार से मिलते हैं, जिस कारण से इनके अंदर लैंगिक बीमारियों का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक नर के वीर्य से इस प्रक्रिया का फायदा, एक इंपॉर्टेंट फायदा है कि हम किसी एक ही नर से मान लीजिए वीर्य ज्यादा मात्रा में निकाल लें, तो उस वीर्य को हम एक ही साथ कई सारी मादाओं के अंदर अगर हम प्रवेश करा दें उनकी जननेंद्रिय में, तो उनसे कई सारे अलग अलग प्रकार के जीवों को मतलब एक साथ पैदा कर सकते हैं। तो इसका फायदा यही है कि इसमें हम एक ही नर के वीर्य से कई सारी मादाओं को एक साथ हम गर्भित करा सकते हैं, मतलब कई सारी मादाओं के अंदर गर्भाधारण कराया जा सकता है, ठीक है। तो एक ही नर के वीर्य से आपको याद रखना है कई सारी मादाओं का गर्भाधारण जो है कराया जा सकता है। तो एक फायदा तो ये भी है कि एक नर के वीर्य से कई सारी मादाओं को एक साथ जो है गर्भित कराया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वांछित नस्ल की प्राप्ति सरलता से होती है। अगर किसी अच्छे किस्म की अगर हमको एनिमल्स को डेवलप करना है, ठीक है, तब ऐसी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं, जो भी महत्व हैं इनके, वो आपको कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने आपको चैप्टर 3 की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने आपको बंध्यता या बांझपन क्या होता है इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा एमनियोसिंथेसिस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां पे जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की सीमाएं। तो कृत्रिम गर्भाधान जो होता है इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब होता है एक प्रकार से कमियां। क्या होता है? सीमाएं का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कमियां होता है। क्या होता है? एक प्रकार से कमियां। मतलब इस कृत्रिम गर्भाधान से क्या क्या कमियां होती है, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कृत्रिम गर्भाधान से कौन कौन से भैया डिसएडवांटेज हैं या सीमाएं हैं, कौन कौन सी इससे कमियां हैं, इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली बात तो ये है कि अगर सभी लोग चाहें कि ये प्रक्रिया करा लें तो सभी के बस की बात ये नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? लैब टेक्नीशियन चाहिए। टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो पशु चिकित्सक होते हैं, ठीक है, मतलब पशु चिकित्सक यानी कि पशुओं के जो चिकित्सक होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, या इसके अलावा टेक्नीशियन जो है इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो भी टेक्नीशियन या जो भी पशु चिकित्सक हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। बिना इनके हम आसानी से ये प्रक्रिया नहीं करा सकते, ठीक है। इसके लिए भी एक विशेष प्रकार की पढ़ाई होती है, जो किया रहता है प्रैक्टिकल वही कर सकता है, ये सभी के बस की बात नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन में आपको याद रखना है कि विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के उपकरण चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। ऐसे ही ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, इस प्रक्रिया के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब ये बताइए कि अगर नर के वीर्य को हमको बाहर निकालना है तो किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, और अगर उस वीर्य को मादा की जननेंद्रिय के अंदर प्रवेश भी कराना है तो भी कृत्रिम यंत्रों की सहायता पड़ेगी, कई सारे उपकरणों की, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि इसमें कई सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जरा सा भी सावधानी जो है ना, जरा सी भी जो असावधानी है उससे वीर्य के साथ जो है संक्रामक बीमारी लगने की संभावना भी रहती है। तो अगर जो वीर्य है उसको असावधानी पूर्वक रख दिया गया, बराबर टेम्परेचर में नहीं रखा गया कुछ समय के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन नहीं किया गया, तो आप देखेंगे कि वीर्य के साथ जो है संक्रामक बीमारी होने का खतरा भी मादाओं के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये होती हैं कमियां, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कहां से हुई, तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत
इटली से हुई थी, ठीक है। 1932 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आपको याद रखना कुत्ते, ठीक है, कुत्ता के अंदर जो है सबसे पहला जो है कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। किसके अंदर? कुत्ता के अंदर। तो कुत्तों ने बहुत सारी अपनी कुर्बानियां दी है बायोलॉजी को बेहतर बनाने में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं। इसके बाद हमने देखा जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, और फिर हमने देखा कृत्रिम गर्भाधारण क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, और इसके कौन कौन से सीमाएं होती है, और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और साथ ही साथ हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।